शुरुआत अजय अरोड़ा आप ही के साथ करना चाहूंगी कि अभी जो फैसला लिया गया है कर्नाटक की सरकार की तरफ से, सर वो डेटा आधारित है या फिर सियासत आधारित? पूर्णिमा जी, हम स्वागत करते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया और जिस प्रकार से सियासत हो रही है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें आज हिंदू मुसलमान नहीं करना, ना हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं और ना हिंदुओं का हम उनका कुछ सामान छीन रहे हैं या उनकी योग्यता पे हमें नाज नहीं है। हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा, ना मुसलमानों का होगा। अगर ये 10 से 15% तो है तो मुझे लगता है ये स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, बजाय कि विरोध करे और ये बोले कि संविधान खतरे में है, संविधान जेब में लिए घूमते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 11 वर्षों में, इन्होंने संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया है। ये संविधान की व्याख्या हमें ना बताएं। और जहां तक तुष्टीकरण की बात है, तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने तो अच्छा फैसला लिया इस और साधुवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है अजय जी, थोड़ी लाइटिंग बढ़िया कीजिए अपनी तरफ। आपका चेहरा थोड़ा कम लाइटिंग में इस वक्त नजर आ रहा है, स्क्रीन पर अच्छा लगता है सर। अरुण जैन जी, आपके साथ आते हुए, कैसे ये गैर संवैधानिक फैसला कर्नाटक सरकार का? बीजेपी को इतनी समस्या क्यों? अगर मुस्लिमों के लिए योजनाओं में आरक्षण का फीसद बढ़ाया जा रहा है तो बीजेपी को ये गैर संवैधानिक क्यों लगता है? क्योंकि ये जाति के आधार पर किया गया है। जाति के आधार पर हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। जाति के आधार पे, जाति और कोई धर्म के हिसाब से कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है और एक दूसरे को धोखा दिया जैसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता ने जोर शोर से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी, लेकिन अब उनके कार्यों में मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण और केंद्रित शासन मॉडल की झलक मिलती है। जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी तभी ऐसा कभी हुआ भेदभाव उन्होंने नहीं रखा, ना इसको अनुमति दी कि भेदभाव रखना चाहिए किसी के प्रति। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं दी है और सभी के लिए समावेशी योजना लागू करती रहती है समय समय पर। इसलिए दूसरे को, यहाँ के लोकल कन्नड़ वालों जो 6.5 करोड़ कन्नड़ भाषा वाले भी है, उनको भी ये धोखा, उनके प्रति भी ये धोखा हुआ है और ये गलत है, सरासर गलत है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, अभी आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया, ये बताइए कि मुसलमानों के लिए आरक्षण ज्यादा जरूरी है या उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए शिक्षा या बाकी योजनाएं ज्यादा जरूरी हैं बनस्पत आरक्षण की सीमा बार बार बढ़ाने के? खास तौर से एक खास धर्म को लेकर कर्नाटक सरकार इससे पहले भी यह फैसले ले चुकी है और एक और यह फैसला लिया है। ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, ये स्पष्ट है कि ये जो आवासीय योजना के तहत जो आवंटन में एक जो है हिस्सेदारी दी जा रही है, ये आरक्षण के तहत नहीं आता कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) इस पर लागू नहीं होता। और अगर लागू हो रहा है, गैर संवैधानिक जो लोग बता रहे हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट में चले जाना याचिका लेके। जैन साहब से पूछिए भारतीय जनता पार्टी कब जाएगी? लागू हो जाने के बाद जाएगी या इससे पहले जब 10% था तो ये क्यों नहीं चले गए थे? इसलिए कि ये संवैधानिक गैर संवैधानिक नहीं है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के तहत जो सरकार योजनाएं लाती हैं, चाहे वो आवासीय हो या अन्य योजनाएं हो, ये नौकरी नहीं है, ये शिक्षा में आरक्षण नहीं है, ये 15(4) और 16 से नहीं गवर्न हो रहा है। आप इस बात को समझिए। ये योजना के अंदर सरकार सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर दलितों से भी बुरी स्थिति जो है वो दर्शाई गई है और उस कमीशन के आधार पर ये चीजों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं। क्या वो ह्यूमन नहीं है? अगर हमें मालूम है कि एक आयोग कमीशन की एक ये रिपोर्ट है और ये तबका बहुत दबा कुचला है, तो उसको उठाने की जिम्मेदारी किसकी? जो पाल्य कौन है लोकतंत्र में? सरकार है। राजतंत्र में राजा हुआ करता था। सबसे पहली चीज ये कह रहे हैं कि इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए, हेडलाइन बना लीजिए कि आरक्षण नहीं है, ये एक योजना में लाभ देने के लिए है और वो भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। इसलिए इनजस्टिस नहीं है।
समतामूलक समाज की स्थापना करना समाजवादी तरीके से, ये हमारा संविधान स्थापित करता है। नहीं, पर और उसी को रिजर्वेशन तो है लागू ना करने का कपिल काम जी। कांग्रेस जो है वो कपिल जी, कर रही है। रिजर्वेशन तो है ना, रिजर्वेशन तो है ना, अगर बिल्कुल सीमा बढ़ाई जा रिजर्वेशन रही है तो नहीं है। रिजर्वेशन तो है ही, और एक खास धर्म के बिल्कुल लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। नहीं, अगर 10 से 15% रिजर्व कर दिया जा रहा है तो वो आरक्षण ही तो होगा सर, और क्या होगा ये बताइए। नहीं, बात और तो मैं आरक्षण आपको और कह रहा हूं, जाति के आधार पे हो बार-बार रहा मैं है। कह रहा हूं कि ये अनुच्छेद 15 पे नहीं आता आर्टिकल पे। तो ये अगर आ बताइए रहा हो कि तो ये हमें सुप्रीम बताइए कोर्ट कि की ये सो रहे थे 50% क्या? वाली सीमा में जब आता है कि नहीं 10% आता है? पूर्णिमा जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इससे पहले आप खुद कह रही हैं कि 10% था, जिसको बढ़ा करके 15 किया गया, तो गैर संवैधानिक तो फिर पहले ही था इनके हिसाब से। नहीं, मैं वही समझने तो की ये कोशिश भाजपा कर रही हूँ, तकिया नहीं लगा के समझ सो में आ रहा है रही तो थी क्या समझा भाई? दीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा है तो समझा दीजिए, मैं इसीलिए मैं तो समझना इसीलिए चाहती हूँ। समझा रहा हूं अगर कि मैं अगर इसको मुस्लिमों आर्टिकल के लिए 15 के आरक्षण अंदर- कहूं तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। कैसे सर? क्योंकि आरक्षण का शब्द बता रहे हैं, आरक्षण शब्द जो है रक्षित करने की भावना से है संविधान के अंदर में, किसी तबके को उठाने के लिए नहीं है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आरक्षण सिर्फ शैक्षणिक और क्या बोलते हैं नौकरियों के अंदर होता है। और अब जो महिला आरक्षण लाएंगे, अगर कभी लागू हुआ तो सिर्फ उसी जगह पे होगा जहां इलेक्टोरल होगा। तो आप इस चीज को समझिए, ये किस चीज पे लाया जा रहा है। ठीक है अरुण जी, जरा इसका तो जवाब संविधान दीजिए, अगर फिर इसको इतनी आई कवर तौबा कर रहा क्यों? होता, अगर तो अब कपिल तक जी से के भारतीय जनता तर्कानुसार पार्टी मैं जाऊं, 10% का भी विरोध अगर नहीं की कपिल थी। जी के तर्कानुसार मैं जाऊं तो फिर इसको आप संविधान के इर्द गिर्द क्यों लेकर आ रहे हैं? ये तो ये ना 100% शैक्षणिक है, आरक्षण, ये शैक्षणिक नहीं है, ये नौकरियों के लिए नहीं है, फिर क्यों इसको आप आरक्षण के इर्द गिर्द लेकर जा रहे हैं? ये नौकरियों के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे हाउसिंग के लिए हो, आरक्षण जाति पे क्यों होना चाहिए? सब समान है, सब जाति में गरीब लोग होते हैं और हर तरह के लोअर कैटेगरी के लोग भी होते हैं, हर सिटीजन हर समुदाय में होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम में ही होते हैं या अल्पसंख्यक में ही होते हैं। और कांग्रेस ये चाहती है कि इनको हर तरीके से बढ़ावा देवे, और बढ़ावा देने के बाद में इनको लगता है कि अगर वो ये बढ़ावा देने के बाद में इनको ही वोट मिलेगा, ये इनके दिमाग में है। शायद कांग्रेस को लगता है कि इन्होंने हमारे को एक प्रश्न हम इनसे कर रहे अपने मित्र से, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ बोलिए कपिल एक जी, प्रश्न जल्दी। हमारे मित्र से, माननीय मित्र, बोलिए बोलिए। ये बता नहीं पा रहे हैं कि अगर 10% आरक्षण जो पहले दिया गया था आपके अनुसार, मेरे अनुसार ये आरक्षण नहीं है, आपके अनुसार, तो क्या भारतीय जनता पार्टी तकिया लगा के सो रही थी कि इतना असंवैधानिक कृत्य हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी तकिया लगा के सो रही थी साहब? और अब बड़ा जाति हो रही है, और 85% किसको जा रहा है? आप हमें बताओ, उस हाउसिंग में 85% में कौन है? अगर 15% इनके लिए है, तो 85% जवाब ले में लीजिए कौन है? कपिल जी, जवाब ले लीजिए। अरुण जी जल्दी से प्लीज। 60% जो था SC ST और OBC का है, और 10% माइनॉरिटीज का था। और माइनॉरिटी में ज्यादातर जो भी बेनिफिट्स लेते हैं मुस्लिम समुदाय का ही कोई जाता है, और बाकी का जो है जनरल को जाता है, और जनरल को भी नुकसान होएगा इसमें से। और जो सच्चर कमेटी की बात बोल रहे थे आप पहले, सच्चर कमेटी बनी थी मैं यूपा आपको के बार बार टाइम पे, निवेदन यूपीए कर रहा हूं कि गवर्नमेंट के कभी टाइम पे। आप, अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि किस अनुदेश से किस अनुच्छेद तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व हैं, और नीति निर्देशक तत्व के तहत योजनाओं के अंदर अगर कोई क्रियान्वयन किया जा रहा है तो वो सरकार का हक होता है। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती है, इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप राफेल मामले में ही देख लें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि साहब इसके अंदर हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। तो सीधी बात जानिए, देश के संविधान को पहचानिए, क्योंकि आप तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए तैयार नहीं, तो आप संविधान पढ़ेंगे स्टूडियो में कहां? भी गेस्ट हैं, जरा उनके पास भी मैं जाती हूँ। सूर्य प्रकाश मैथिल जी आपके पास, फिर गुलाम सरवर साहब आपके पास आऊंगी। मैथिल साहब, जो कर्नाटक सरकार की तरफ से फैसला है, आती हूँ मैं आपके पास। अजय जी 2 मिनट दीजिएगा जरा मुझे, आती हूँ।